आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली हर खबरें आपको मिलती रहें। साथियों, आज 15 मई 2020 के दिन मैं सभी देश प्रेमियों के सामने फेसबुक पर रूबरू हो रहा हूँ। आज जो चर्चा होने वाली है कि आदिवासियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1)(2) पांचवी सूची एवं छठी सूची के अनुसार शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र में दिया गया विशेष अधिकार स्पेशल राइट्स के अनुसार राइट टू सेल्फ गवर्नेंस और राइट टू ओनरशिप के आधार पर आदिवासियों को आजादी के 72 साल में राष्ट्रहित के नाम पर विकास हुआ या विनाश, इस मुद्दे पर आपके सामने मैं बात रखता हूं। साथियों, छठवीं सूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा प्रदेश आते हैं। जो 77 ये प्रदेश है, ये 7वीं सूची में आते हैं। 244(1) जो 5वीं सूची में खास करके बड़े बड़े जो प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आते हैं। साथियों, मैं सर्वप्रथम अनुसूची 5 की बात करता हूं। संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 244(1) के अनुसार आदिवासी विस्तार में रूढ़ि परंपरा अनुसार ग्राम सभा द्वारा आदिवासियों को शासन करने की संपूर्ण सत्ता है। उसमें सांसद के विधानसभा का कानून भी लागू नहीं होते हैं। उसमें सांसद के विधानसभा का कानून भी लागू नहीं होते हैं। आदिवासी क्षेत्र में बिन आदिवासियों की परवानगी बगैर प्रवेश निषेध है। पुलिस सरकार भी नहीं, पुलिस सरकार भी बिना परवानगी से आ नहीं सकते हैं। जल, जंगल, जमीन, खान खनिज, रेत, कपची, सोना, चांदी, लोहा, बॉक्साइट, लिग्नाइट जैसे खनिज पर आदिवासियों का हक है। शिक्षा, आरोग्य, रोजगार पर अधिकार, शिक्षा, आरोग्य, रोजगार पर अधिकार और नियंत्रण की सत्ता आदिवासियों को दिया गया है 5वीं सूची में। अनुसूची 5 वाले राज्य, अनुसूची 5 वाले राज्य में आदिवासियों को रूढ़ि एवं परंपरागत रीति रिवाज, सुसंगत कानून और रिवाज लागू करने की सत्ता राज्य के गवर्नर को अनुसूची 5 में दी है। आदिजाति परिषद का गठन अनुसूची 5 के पैरा 4 अनुसार किए गए हैं। ये अनुसूची प्रदेश में
आदिजाति कल्याण और प्रगति बाबत के लिए राज्य प्रदेश के गवर्नर को सलाह देकर मदद करते हैं। साथियों, आदिवासियों को 5वीं सूची में दिया गया संवैधानिक अधिकारों को वंचित करने के लिए मनुवादी सरकारें अनेक प्रकार के नुस्खे करते हैं, मगर सरकार का आखिरी ध्येय जंगल जमीन से बेदखल करके आदिवासियों को भूखमरी के शिकार बनाकर रास्ते पर रझड़ते जानवरों की तरह बढ़तर हालत करने का इरादे रखते हैं। सरकारें आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, आदिवासियों को हिंदुओं का ही एक भाग है ऐसा प्रचार करते हैं। हकीकत में कानूनी तौर से, सांस्कृतिक तौर से, सामाजिक तौर से, ऐतिहासिक तौर से और डीएनए के आधार पर आदिवासी हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी भी हिंदू नहीं है। डीएनए के आधार पर जबरन बल प्रयोग करके जंगलों से विस्थापित करते हैं आदिवासियों को। जो आदिवासी अपना अस्तित्व के लिए प्रतिकार करते हैं उनको नक्सलवादी या तो माओवादी कहते हैं। साल्वस जुडुम संगठन बनाकर या पुलिस या पैरामिलिट्री या मिलिट्री का उपयोग करके गरीब नंगे भूखे आदिवासियों पर जुल्म करवाते हैं। ऐसा हमलाओं में मरनार भारतीय मूल के हैं और मारने वाला भी भारतीय मूल का है। संविधान की 5वीं अनुसूची में मालिकाना हक, ओनरशिप मालिकाना हक और सेल्फ रूलिंग स्वायत्त शासन करने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया विशेष अधिकार है। ये विशेष अधिकार, ये दुनिया का प्रथम संविधान भारत का संविधान है। मालिकाना हक और स्वायत्त शासन करने का अधिकार प्रथम भारतीय संविधान में विशेष अधिकार के रूप में दिया गया है। ये दुनिया का प्रथम संविधान है जिसमें आदिवासियों को पहचान के साथ विशेष हक और अधिकार दिया गया है। जिसमें आदिवासियों को पहचान के साथ विशेष हक और अधिकार दिया गया है, जिसमें जल जमीन जंगल पर जहां आदिवासी अनादि काल से रहते हैं, जल जंगल जमीन बिन आदिवासी खरीद नहीं सकते हैं या ट्रांसफर भी नहीं हो सकते ये जमीन। साथियों, इसीलिए फिर भी आज जहां 5वीं अनुसूची प्रदेश में लागू करने की बात है, जहां आदिवासी बहुल्य विस्तार है, फिर भी आजादी के 72 साल में आदिवासी की हालत अति दयनीय और करुण है। 6वीं सूची के अनुसार, संविधान की अनुसूची 6वीं अनुसार 4 राज्यों में वहीवट होता है। आदिवासी विस्तारों में वहीवट कानून बनाना एवं नया कानून प्रक्रिया चलाने के लिए आदिवासियों को रूढ़िगत कानून एवं रिवाज के अनुसार लागू पड़ता है। स्वशासन के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को अधिकार दिया गया है। राज्य का गवर्नर दोनों काउंसिल पर ध्यान रखता है। 6वीं अनुसूची का अर्थ यह होता है कि सेल्फ रूलिंग, खुद का शासन, कस्टमरी कानून लागू पड़ता है। खुद को शासन करने का अधिकार है, मतलब आदिवासियों का ही राज चलेगा। आदिवासियों को दिया गया संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए ब्राह्मणवादी सरकार अनेक प्रकार के बहानेबाजी करते हैं।
लेकिन मैं पहले से कहा कि ये अनेक षड्यंत्र करके आदिवासियों को जमीन से विस्थापित करके उसका अस्तित्व खत्म करने का साजिश है। साथियों, आज कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासियों का संवैधानिक मूलभूत अधिकार दिया हुआ है, फिर भी मैं आपके सामने थोड़ा पेश करता हूं कि आज़ादी के 72 साल में आदिवासियों के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है और अभी भी हो रहा है। राष्ट्रहित के नाम पर आदिवासियों का विनाश, राष्ट्रहित के नाम पर आदिवासियों का सिविल मर्डर। गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में साबरमती नदी पर घरोई डैम बना है। कुल 50 गांव पानी में डूब गया है और 10,565 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है। डैम से विस्थापित आदिवासियों का जीवन बहुत बढ़तर हो गया है। बड़े पैमाने पर आदिवासियों का वसाहत की सुविधा नहीं मिलने पर स्थिति अत्यंत गंभीर है। नंबर 2, गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट भिलोड़ा तहसील में हाथमती नदी पर हाथमती डैम से कुल 15 गांव पानी में डूब गया। करीबन 3000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई और हजारों आदिवासी विस्थापित हुए। नंबर 3, गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट हिम्मतनगर तहसील में इंद्रासी डैम बनाकर कुल 10 गांव पानी में डूब गया है। 1500 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई। एक भी आदिवासियों को रहने की जगह नहीं मिली थी। नंबर 4, गुजरात में साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट भिलोड़ा तहसील में कुल 7 गांव पानी में डूब गया है और 7,000 हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई। एक भी आदिवासियों को रहने की जगह नहीं मिली। नंबर 5, गुजरात में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में कडाणा डैम बनने से 42 गांव पानी में डूब गया। इसलिए आदिवासियों की जिंदगी कुत्ते से बढ़कर बना दिया गया है। नंबर 6, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वणाक बोरी डैम मही नदी पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। नंबर 7, गुजरात में पानम नदी पर पानम डैम कुल 42 गांव पानी में डूब गया और हजारों आदिवासियों का व्यवस्थित वसवाट न मिलने की बजाय स्थिति अत्यंत दयनीय है। नंबर 8, गुजरात में टापी जिले में उकाई डैम बनने की वजह से करीबन 180 गांव पानी में डूब गए। यहाँ आदिवासी लोग बहुत सुखी और समृद्ध थे, मगर डैम बनने की वजह से तितर बितर हो गए थे। नंबर 9, गुजरात राजपीपला में करजण नदी पर करजण डैम बना है। गुजरात में राजपीपला एरिया में करजण नदी पर करजण डैम बना है। नंबर 10, गुजरात में सबसे बड़ा डैम नर्मदा नदी पर नर्मदा डैम बना है। गुजरात में सबसे बड़ा डैम नर्मदा नदी पर नर्मदा डैम बना है। कुल मिलाकर 500 गांव पानी में डूब गए और लाखों आदिवासियों को सत्यानाश कर दिया एवं बाकी बचे आदिवासियों को सरदार पटेल का पुतला बनाकर प्रवास स्थल बनाने के बहाने आदिवासियों को अस्तित्व खत्म करने का अभियान लॉकडाउन में भी अभी चालू है। नंबर 11, गुजरात में टापी जिले में टापी डिस्ट्रिक्ट में कांकरापर डैम पर विद्युत मथक बनाया है। आदिवासियों ने बहुत जबरन विरोध किया था, फिर भी बनाया था। नंबर 12, गुजरात पंचमहाल जिले में कबूतरी डैम, कोडियारी डैम, पारा डूंगरी डैम
मसोट डैम, हड़प डैम, टांटरोली डैम, सूकी डैम, इस तरीके से डैमों के माध्यम से आदिवासियों का जीवन आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतना बढ़तर कर दिया है। गुजरात में बनासकांठा जिले में सीपू नदी पे दांतीवाड़ा डैम बनने की वजह से गुजरात में बनासकांठा जिले में सीपू नदी पर दांतीवाड़ा डैम बनने की वजह से 25 गांव पानी में डूब गया है। नंबर 14, गुजरात वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कपराड़ा तहसील में हजारों आदिवासी जंगल की कुदरती हवा एवं सौंदर्य की मजा लेते थे। ये आदिवासी लोग आज भी तितर बितर हो और बर्बाद हो गए। ओ गुजरात ये मधुबन डैम बना था, इसलिए हजारों आदिवासी बर्बाद हो गए थे। गुजरात वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट कपराड़ा तहसील में मधुबन डैम बनने की वजह से आदिवासियों का सत्यानाश हो गया है। नंबर 15, गुजरात वलसाड़ जिले कपराड़ा एवं धर्मपुर तहसील में जहां 100% गरीब आदिवासी रहते हैं, वहां जलाशय योजना के नाम पर सैकड़ों डैम बनाने के लिए करोड़ों रुपये मंजूर कर दिया है। दमन गंगा नदी पर असलोना डैम बनाना है। बिल्धा गांव के पास डैम के लिए सर्वे हो रहा है। कोलक नदी पर वारधा गांव के पास रोहियाड़ तालाब के पास डैम बनाने के लिए सर्वे हो गया है। खूंटली गांव के पास जोलधा नदी पर डैम की सर्वे हो गया है। पार नदी पर मोहन कांचाली गांव के पास डैम का सर्वे हो गया है। धर्मपुर तहसील नार नदी के पास पैखड़ गांव में डैम बनाने का सर्वे हो गया है। धर्मपुर तहसील आवधा गांव तान नदी पर डैम का सर्वे हो गया है। धर्मपुर तहसील आंबा टलात मान नदी पर डैम बनाने का सर्वे हो रहा है। साथियों, पूरे भारत में हर प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में गुजरात में जिस तरीके से डैम बना है और आदिवासी लोग इधर उधर भटक के परिस्थिति उसकी इतनी भयंकर और खराब कर दी है, जिस पर बात करना सोचना भी अकल्पनीय है। इस तरीके पे पूरे भारत में हर प्रदेशों में जहां जहां आदिवासी एरिया है वहां डैम बनाया गया है राष्ट्रहित के नाम पर, और डैम बनाने की वजह से जो सुविधा देनी चाहिए वो सरकारों ने नहीं दी। इसलिए आदिवासी की पहचान, आदिवासी लोग एक समूह में रहते हैं, वो पहचान खत्म हो गई है, उसका जीना हराम हो गया है और इधर इधर भटक कर जिंदगी पसार कर रहे हैं। साथियों, आदिवासी एरिया में अभी सन 2001 26 जनवरी सन 2001 में भूतपूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने कहा था कि आदिवासियों को मूलभूत मौलिक विशेष अधिकार दिया है, ये अमल करने की बजाय, आदिवासियों को सुविधा देने की बजाय आदिवासियों को पानी के बहाने, आदिवासियों को कोयले के बहाने, आदिवासियों को अभ्यारण्य के बहाने, आदिवासियों को
कारखानाओं के बहाने प्रोटेक्शन देने की बजाय विस्थापित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुख व्यक्त किया था किया नारायण ने 26 जनवरी 2001 में भारत में राष्ट्रजोग संदेश में ये कहा था। तो मनुवादी अटल बिहारी को बुरा भी लगा था। ये भी एक प्रमाणित सच्चा इतिहास है और मैं मानता हूं कि इतना बुद्धिशाली सचोट निर्णय लेने वाला किया नारायण जैसा राष्ट्रपति मैंने देखा है। और संविधान समीक्षा की बात कही थी तो अटल बिहारी जी को सुना दिया था कि संविधान समीक्षा करने की बजाय संविधान में दिया गया प्रतिनिधित्व एसटी ओबीसी का और सारे मानवतावादी जो अधिकारों दिया गया है, शिक्षा के बारे में, किसानों के बारे में, कामदारों के बारे में, लघुमतियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उसकी समीक्षा किया जाए कि कितना अमल किया है और कितना नहीं अमल किया है, और नहीं अमल किया है तो क्यों नहीं अमल किया है, उस पर समीक्षा करनी चाहिए। ये जवाब किया नारायण राष्ट्रपति जी ने अटल बिहारी को जवाब दिया था। साथियों, इसलिए साथियों, आज देश में जो हो रहा है ये बहुत भयंकर है। और आदिवासियों ने जो कुर्बानी दी है देश में, आदिवासी स्वतंत्र संग्राम में जो भाग लिया है, जो आंदोलन किया है, ये मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं कि 1778 में 1778 में बिहार में पहाड़िया सरदारों का अंग्रेज विरुद्ध संघर्ष, 1784-85 में महाराष्ट्र में महादेव कोली संघर्ष, 1786-84-95 तक सोता नागपुर में टमाड़ संघर्ष, 1795-1800 तक बिहार में चेरो संघर्ष, 1801 में बिहार में टमाड़ संघर्ष, 1803 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया संघर्ष, 1809 से 1828 तक गुजरात में भीलों का संघर्ष, 1811 से 1820 तक बिहार में किसान आदिवासियों का संघर्ष, 1818 में महाराष्ट्र में महादेव कोली संघर्ष, 1816 से 1824 तक आदिवासियों का बर्मी सेना के सामने संघर्ष, 1827 में आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी मिशनरी विल्कास की हत्या, 1828 में राजपुर नेतृत्व में आसामी आदिवासियों का प्रथम संघर्ष, 1831-32 में महान कोल संघर्ष, 1820, 1832 और 1870 तक बिहार में मुंडा संघर्ष, 1835 में नेफा अरुणाचल प्रदेश दाफलाओं द्वारा ब्रिटिशरों पर हमला, 1838 में गुजरात में नायक संघर्ष, 1842 में
बस्तर के गोंड आदिवासी द्वारा कैप्टन बल्टन का पराजय, 1845-46 में गुजरात में जीवा वसावा नेतृत्व में भील संघर्ष, 1850 में उड़ीसा में आदिवासी चक्र बिछोई का संघर्ष, 1855 में सन 1855 में बिहार में संघर्ष हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। उसमें कानो भैरव, वो 3 आदिवासियों को फांसी दी गई थी। ये बहुत बड़ा इतिहास है साथियों। 1889 में नागा संघर्ष, 1899 में मुंडा आंदोलन, 1911 में बस्तर आदिवासी संघर्ष, 1855 में बस्तर में आदिवासी संघर्ष, 1942 में उड़ीसा में कोकरापुर में नायक संघर्ष, 1942 से 1945 अंडोमान जापानी सेना विरुद्ध संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस को मदद की थी आदिवासियों ने अंडोमान निकोबार से। 1913 में पंचमहाल जिले में, गुजरात पंचमहाल जिले में गोविंदगिरी नेतृत्व में संघर्ष, उसमें 1507 आदिवासियों मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। वो भी इतिहास। आज हमारे देश में जब लॉकडाउन, लोग घर में बंद है कोरोना वायरस की वजह से, और करीबन 52 दिन हो गया है। 52 दिन में आदिवासियों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 3 निर्णय दिया है कि प्रतिनिधित्व, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। बाद में दूसरा निर्णय दिया है कि आदिवासियों का जो संपूर्ण बहुमूल्य विस्तार है वह 100% आरक्षण आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था, उसके विरुद्ध में निर्णय दिया था। बाद में 70 साल से आरक्षण का लाभ लिया है, उसको प्रतिनिधित्व, भागीदारी नहीं मिलेगी। ये संविधान के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। दूसरा, जो कामदारों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत मुश्किल से 14 घंटे में से 12 घंटे में से घटाकर कम घंटे करवाकर कामदारों के हित में सभी को रोजी काम मिले, ये शुभ आशय से बाबा साहेब ने 8 घंटे काम करवाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश निर्णय लिया कि कामदारों को कंपलसरी, फरजात 12 घंटे काम करना पड़ेगा और कोई भी शिकायत करने का अधिकार नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, मूल निवासियों के खिलाफ शिकंजा, सामंतवादी शिकंजा कसते जा रहा है। इसीलिए आज हमारा जो मौलिक अधिकार दिया गया है, सेफ्टी गार्ड दिया गया है, आदिवासियों को खुद शासन चलाने के लिए अधिकार दिया गया है। लेकिन गुजरात में जो जितना डैम बना है, इसी तरह पूरे भारत में सारे आदिवासी एरिया में, सारे आदिवासी क्षेत्र में डैम बनाकर
कारखाने स्थापित करके जंगल बचाव के माध्यम से, जंगली जानवर बचाव माध्यम से और कई हमारे अधिकारों के विरुद्ध कोर्टों के माध्यम से निर्णय देकर हमको दिन और प्रतिदिन एक के बाद एक हमारे समाज धीरे धीरे पंगु होकर शिक्षा से, पैसा से, आर्थिकता से, जमीन से, जंगल से वंचित हो रहा है। इसीलिए अभी भी नर्मदा डैम में करीबन लाखों आदिवासी विस्थापित हो गए थे। क्यों विस्थापित हो गए थे? उसके रहने की जगह, पीने का पानी, पहनने का कपड़ा, रहने का घर आज सुविधा न मिलने की वजह से बहुत बदतर हालत में जी रहे हैं। हमारे लोग नकली लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं। हमारे आदिवासी लोग विद्रोह कर रहे थे। हमारे आदिवासी लोग हमारे आदिवासियों पर, हमारे आदिवासी लीडरों पर विश्वास करने की बजाय मेघा पाटकर, बाबा आमटे, मधुसूदन मिस्त्री जैसे लोगों पर विश्वास करके उसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया था। हमारे नर्मदा डैम के इर्द गिर्द, इधर उधर छोटू भाई वसावा जैसा अड़िखम निडर लीडर होकर भी छोटू भाई वसावा को सहयोग देने की बजाय मेघा पाटकर को, बाबा आमटे को, मधुसूदन मिस्त्री को सहयोग दिया था। तो मैं मानता हूं कि आदिवासियों को सफलता नहीं मिली। करीबन 4 लाख आदिवासियों वो विस्थापित हो गए। तो डैम भी बन गया, आदिवासी लोग विस्थापित भी हो गया, और अभी सरदार पटेल का पुतला बना के प्रवास निगम के बहाने क्या क्या हो रहा है सारे लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। और दूसरी साइड मेघा पाटकर दुनिया में हीरो बन गई, बाबा आमटे जैसा लीडर फेमस हो गया, मधुसूदन मिस्त्री जैसा सांसद बन गया। लेकिन हमारा आदिवासियों की हालत सुधरने की बजाय दिन ब दिन बढ़तर हो रही है। इसीलिए उसका जो प्रमुख कारण है, आदिवासियों को सेग्रीगेशन में रखने का दुश्मनों का साजिश है। अभी भी साजिश चल रही। हमारे जो रियल में जो असली लीडर लोग हैं, देश और दुनिया में जो काम कर रहे हैं, चाहे प्रदेश लेवल पर हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर हो, ये लीडरों पर यकीन करने की बजाय आरएसएस के माध्यम से जो मनुवादी पार्टियां बनी है देश में, ए टीम और बी टीम, और मनुवादी पार्टियों को द्वारा आदिवासी संगठन बने हैं। ये आदिवासी संगठनों में काफी लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बाद में धोखा मिलता है तो बहुत समय निकल गया, बाद में मालूम पड़ता है आज देश में हालात बहुत गंभीर हो रहे हैं। लॉकडाउन होने के पहले ही भारत टूट चुका है। आर्थिक रीत से, शैक्षणिक रीत से, सामाजिक दृष्टिकोण से भारत टूट रहा है। और कोरोना वायरस को काबू करने के लिए जिस तरीके से सिस्टम पद्धति अपनानी चाहिए, ये नहीं अपनाई।
दुनिया में भी लॉकडाउन है, लेकिन दुनिया के देश गतिशील है। सारे कारोबार, सारे किसान, सारे कामदार का काम चालू है। भारत में ऐसा नहीं होने की वजह से भारत बहुत पीछे चला गया है और आर्थिकता का बहाना बताकर बड़ा संकट भी आ सकता है। लोकतंत्र खतरे में भी आ सकता है। ऐसी स्थिति निर्माण होने जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, अंडोबार निकोबार हो, सेलवास हो, ऐसे सारी जगहों में हमारे आदिवासी लोग टोली में रहते हैं, समूह में रहते हैं। उसको भी बेदखल करने के लिए, विस्थापित करने के लिए सेलवास से करीबन 200-250 किलोमीटर लंबा डैम बनाने का जलाशय योजना भी मंजूर हो गई। डैमों का सर्वे भी हो रहा है। और दूसरी साइड जहां जहां डैम बना है वहां आदिवासियों को कहीं पर भी नहीं रहा, कहीं का भी नहीं रहा है। वैसी हालत और बढ़तर होने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर जो पूरे विश्व ने सन 1984 में मूल निवासियों को अर्थात आदिवासियों को इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनियस पीपल, मूल निवासियों को अर्थात आदिवासियों को सुरक्षा के लिए, अस्तित्व के लिए, संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए पूरा विश्व कटिबद्ध है। और भारत में, भारत के अंदर जो स्थिति आदिवासियों की दिन ब दिन एक के बाद एक बढ़तर होने जा रही है, ये एक्सपोज होना चाहिए। दुश्मनों का काम है षड्यंत्र करना, हमारा काम है ये षड्यंत्र को एक्सपोज करके विफल करना। इसीलिए हमारे कुदरत के अनुरूप जीने वाले, कुदरत को मानने वाले, कुदरत को रक्षा करने वाले ईमानदार निष्ठावान आदिवासियों को, जो पढ़े लिखे समझदार ईमानदार आदिवासियों को नम्र निवेदन है, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? आदिवासियों को अस्तित्व बचाने के लिए जो खोए हुए, पहचान खोए हुए आदिवासी लोग हैं, जैसा महामानव गौतम बुद्ध शाक्य वंश का था और गौण व्यवस्था का एक प्रतीक है। नेपाल में जाके देखो, शाक्य वंश के लोग आदिवासी लोग हैं। आदिवासी सारे शाक्य वंश के लीडर मेरे दोस्त हैं नेपाल के, आज भी ये आदिवासी में आते हैं। तो आदिवासियों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने महान राजा हुआ करते थे, कितने अच्छी प्रकृति के अनुरूप जिंदगी जिया करते थे। और आज आजाद भारत में इतना फंडामेंटल मौलिक अधिकार को अमल करने की बात तो दूर रही, लेकिन जहां रहते हैं वहां से खदेड़ा जा रहा है। कहीं अखबार में नहीं आता है, कहीं टीवी में नहीं आता है। इसलिए मैं बार बार आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि जब तक जीवन है तब तक हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे।
ये प्रण करना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा। जानवर मरता है कोई नहीं पूछता, जानवर मरता है कोई नहीं मत पूछता, हमको भी कोई नहीं पूछेगा। सम्मान से मरो, इज्जत से मरो, ये आजादी की लड़ाई का एक भाग है, ये आजादी की लड़ाई का एक भाग है। मरने से पहले कुछ करना चाहते हो, मरने से पहले कुछ करना चाहते हैं तो आजादी के लिए काम करो, सम्मान से मरो, इज्जत से मरो। कब तक गुलामी झेलते रहेंगे, कब तक अपमान सहते रहेंगे। हम किसी से हारने वाले नहीं हैं, किसी से भागने वाले नहीं हैं और किसी से झुकने वाले नहीं हैं। हमारा पूर्वजों का, हमारे बाप दादाओं का इतिहास भरे पड़े हैं, देख लो। इसीलिए हम किसी से झुकने वाले नहीं, किसी से भागने वाले नहीं और किसी से डरने वाले नहीं। साथियों, जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, ऐसे जिंदगी से मर जाना बढ़तर होगा। मान सम्मान के लिए ही जीना ही जिंदगी है, मान सम्मान के लिए जीना ही जिंदगी है। हम समाज में पैदा हुए हैं और सामाजिक बनना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य भावना से बहुत उम्दा है, ऊंचा है। चलते रहो, रुकना मत और मरते दम तक समाज को नेतृत्व अदा करते रहो, यही हमारा सामाजिक दायित्व है। अगर विचार में क्रांति हो गई तो विचार परिवर्तन हर परिवर्तन का मूल है। अगर विचार में क्रांति होगी तो विचार परिवर्तन हर परिवर्तन का मूल है। साथियों, इसीलिए आदिवासी भाइयों को मेरा नम्र निवेदन है, करीबन दुनिया में 170 देश में आदिवासी लोग रहते हैं। कई देशों में आदिवासी शासन चलाते हैं, चाहे तांजानिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे मैक्सिको। भारतीय संविधान में से प्रेरणा लेकर कनाडा के आदिवासियों को अधिकार दिया गया, कोलंबिया के आदिवासियों को अधिकार दिया गया, लैटिन अमेरिका के आदिवासियों को अधिकार दिया गया, निकारागुआ में अधिकार दिया गया, अर्जेंटीना में अधिकार दिया गया। ऐसा 13 देशों में आदिवासियों का सर्वप्रथम भारतीय संविधान में से प्रेरणा लेकर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय संविधान में से प्रेरणा लेकर प्रतिनिधित्व आरक्षण का सिद्धांत स्वीकार किया है। लेकिन भारत में जहां संविधान बना है, जहां भारत के आदिवासियों के लिए सविशेष मौलिक अधिकार दिया गया है, मालिकाना हक दिया गया है, स्वतंत्र शासन, स्वायत्त शासन, सेल्फ गवर्नेंस दिया गया है, ये आजादी के 72 साल में नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? और जहां रहते हैं उसको आधे के ऊपर आदिवासियों को, करीबन 2 करोड़ आदिवासियों को भगा के, विस्थापित करके उसका सत्यानाश कर दिया। अभी बाकी बचे आदिवासियों को, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सालवा जुदुम के नाम पर, मिलिट्रियों के नाम पर, कोबरा ऑपरेशन के नाम पर, आदिवासी नौजवान लड़कियों को जबरन बलात्कार करके उसकी हत्या करके बाद में उसको नक्सलवादी पहचान देकर हजारों आदिवासियों की हत्या कर दी। और जहां जहां जंगल है, पानी है, खान है, खनिज है, वहां उद्योग बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, आदिवासियों को भगाने के लिए और संविधान की अनुच्छेद 244 1 और 2 5वीं अनुसूची के भंग करके नए नए कानून बनाकर आदिवासियों को दिन ब दिन
पंगु बना रहा है। जहां हमारा आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में 6वीं सूची लागू है, वहां भी मिलिट्री रखकर उसको हैरान और परेशान कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए सभी को, सभी पढ़े लिखे विद्वान सामाजिक लीडरों, कर्मचारी भाइयों को उपाय ढूंढना पड़ेगा। हमको सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या उपाय ढूंढना पड़ेगा। और दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां विश्व आदिवासी दिन पूरी दुनिया मनाते हैं, पूरा विश्व मूल निवासी दिन मनाते हैं, लेकिन फिर भी भारत में ये हालत हमारे सामने जो व्यवहार हो रहा है, हमारी जमीन छीनी जा रही है। कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं है, कोई आरोग्य के लिए, चिकित्सा के लिए कोई हॉस्पिटलों नहीं है। ऊपर से जमीन छीनकर इधर उधर कुत्ते की तरह भगाया जा रहा है। ये बात दुनिया के सामने, हमारे दूसरे मूल निवासियों के सामने, हमारे मूल निवासी लघुमतियों के सामने, सिख भाइयों के सामने, मुस्लिम भाइयों के सामने, मुस्लिम देशों के सामने, क्रिश्चियन देशों के सामने ये बात रखने के लिए हम तत्पर रहना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि जो कुदरत के साथ आप रहने वाले हैं, तो कुदरत हर हालत में लोगों को जिंदा रखने के लिए गतिशील है। तो आप कभी न निराश होकर गतिशील बनकर, नैतिकता के साथ, कुदरत के ध्यान में रखकर, मानवता के ध्यान में रखकर ये समस्या का समाधान करने के लिए एक होंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय मूल निवासी, जय भारत।